हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे आप सभी लोग। अभी हम लोग जो उपस्थित हुए हैं वो इतिहास पढ़ने के लिए, और इतिहास में हम लोग मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। मध्यकालीन भारत के इतिहास में हम लोग मुग़ल साम्राज्य को पढ़ रहे थे। मुग़ल साम्राज्य में हम लोग अभी बाबर को ही पढ़ रहे हैं, और बाबर का भी प्रथम जो युद्ध था, पानीपत का जो प्रथम युद्ध था, क्यों हुआ, क्या कारण रही, क्या परिणाम रहा, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर क्यों सफल हुआ, इब्राहिम लोदी क्यों असफल हुआ, हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा। अब हम लोग यहाँ पे बाबर का 3 युद्ध और पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। अभी हम लोग ये जो बाबर पढ़ रहे हैं, ये बाबर से या कहीं भी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो आप ज़रूर एक बार NCERT का अध्ययन ज़रूर कर लीजिए। NCERT का जो मेडिवल इंडिया आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी समझ बन जाएगी, बहुत अच्छी जानकारी होगी। एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए NCERT की किताबें। तो चलिए हम लोग देखते हैं खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध देखेंगे। यहाँ पे हम लोग देखते हैं खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कहें या कनवाहा का युद्ध कहें, दोनों बात बराबर ही हैं। कनवाहा का युद्ध, कनवाहा का युद्ध, ये जो युद्ध है यह 17 मार्च 1527 ईस्वी को होता है। खानवा का युद्ध यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यह 17 मार्च 1527 ईस्वी को होता है। याद रहना ज़रूरी है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। उसके बाद बाबर और राणा सांगा के मध्य में खानवा का युद्ध या कनवाहा का युद्ध होता है, और यह युद्ध जो है 17 मार्च 1527 ईस्वी को होती है। सबसे पहले हम लोग इसको समझेंगे कि खानवा का युद्ध आखिर हुआ क्यों, क्या वजह था कि खानवा का युद्ध हुआ। आजकल प्रश्न यही पूछने लगे हैं, बहुत तरह तरह से प्रश्न पूछा जाता है। इसलिए थोड़ा सा इतिहास को समझ के अगर आप NCERT पढ़ेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट जो है बहुत अच्छा हो जाता है। NCERT में कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर प्रश्न कॉन्सेप्ट लेवल का अगर आ जाए तो आपसे नहीं छूटेगा। फैक्ट तो सारे लोग बना लेते हैं, फैक्ट में सब लोग बना लेते हैं। अगर कोई विद्यार्थी अगर रट करके भी अगर चाहे तो फैक्ट पे कमांड कर सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट को कमांड करना विदाउट पढ़े हुए नहीं हो सकता, विदाउट अध्ययन के नहीं हो सकता, उसको अध्ययन करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे, बाबर जब अफगानों के साथ जब युद्ध करता है, जब उसे निपटता है, तब जा कर के वह सांगा से युद्ध करने का निश्चय करता है, राणा सांगा से युद्ध करने का निश्चय करता है। बाबर जब अफगानों से निपट लेता है तो निपटने के बाद राणा सांगा से युद्ध करने का निश्चय करता है। युद्ध के पीछे के कारण को हम लोग थोड़ा समझेंगे, क्यों युद्ध है जो अवश्यंभावी हो जाता है। एक चीज़ और भी हम लोग समझेंगे, राणा सांगा के बारे में थोड़ा सा हम लोग पहले छोटा सा एक जानकारी हासिल कर लें। राणा सांगा के बारे में लोग अक्सर यही बात कहते हैं कि राणा सांगा सबसे शक्तिशाली सम्राट था, यानी कि उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली शासक था, सबसे शक्तिशाली शासक था। और इस राणा सांगा का पूरे राजस्थान पर प्रभुत्व था। राणा सांगा युद्ध जब करने जाता था तो इसके पीछे कहा जाता है कि 80,000 घुड़सवारी थी। 80,000, इसके पीछे 80,000 घुड़सवारी चलती थी, और लगभग ये कहा जाता है कि 7 बड़े बड़े नरेश रहते थे। 7 बड़े बड़े नरेश रहते थे इस युद्ध के पीछे, और 9 राव रहते थे, और 104 जो है वह रावत हमेशा राणा सांगा के सेना में
राणा संगा के लिए मर मिटने को तैयार रहता था। इतने सारे 80,000 घुड़सवारी, 7 बड़े नरेश, यहाँ पे 9 राव हो जाते हैं, 104 रावत हो जाते हैं। जब भी राणा संगा युद्ध के मैदान में जाता था तो ये लोग साए की तरह, परछाई की तरह उनके पीछे हमेशा मरने और मारने के लिए ही तैयार रहते थे। इसका मतलब ये था कि राणा संगा बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली था। राणा संगा का उत्तर भारत में बहुत ही ज़्यादा दबदबा था। अब थोड़ा सा एक चीज़ को समझेंगे। बाबर को ये बात समझ में आ गया कि अगर उत्तर भारत में अपने साम्राज्य को अस्थायित्व प्रदान करना है और प्रभुत्व बना के रखना है तो बिना राणा संगा को हराए हुए यह स्थान हमें प्राप्त हो ही नहीं सकता। और यही वजह था कि राणा संगा से युद्ध जो है यह अनिवार्य हो जाता है। यानी कि राणा संगा को हराए बिना उत्तर भारत पर प्रभुत्व बनाए रखना बहुत ही मुश्किल था। यह भी एक कारण था, यह भी एक कारण होता है राणा संगा से युद्ध का। दूसरी ओर यहाँ पे देखिएगा, राणा संगा भारत में हिंदू राज्य की स्थापना करना चाहता था। राणा संगा भारत में हिंदू राज्य की स्थापना करना चाहता था, हिंदू राज्य की स्थापना करना चाहता था। और दूसरी ओर मुगल साम्राज्य, यानी कि राणा संगा का मानना था, थोड़ा सा और पीछे चलते हैं। राणा संगा इसीलिए बाबर को काबुल में आमंत्रण भेजा कि दिल्ली पर आक्रमण करिए। इसके पीछे राणा संगा का सोच रहा कि जिस तरीके से बहुत सारे आक्रमणकारी, जो मुस्लिम आक्रमणकारी आते हैं, भारत को लूटते हैं और चले जाते हैं, बाबर के बारे में भी राणा संगा का यही सोच रहा होगा कि बहुत ऐसे आक्रमणकारी भारत में आए, लूटपाट किए और यहाँ से वो लोग चले गए। राणा संगा यही सोच करके बाबर के साथ एक संधि किया था। लेकिन बाबर जब पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराता है तब उसका मनसा, उसकी जो चाहती थी वो बदल जाती है और यहाँ पे मुगल साम्राज्य की स्थापना करना चाहता है, जिसके वजह से राणा संगा और बाबर के मध्य में युद्ध जो है यह अवश्यंभावी हो जाता है। यहाँ पर युद्ध जो है अवश्यंभावी हो जाता है। किसके बीच में? राणा संगा के बीच में और बाबर के बीच में हो जाता है, क्योंकि बाबर अब मुगल साम्राज्य की स्थापना करना चाहता है और राणा संगा भी यहाँ पे हिंदू राज्य की स्थापना करना चाहता है, हिंदू राज्य की स्थापना। बाबर, एक चीज़ और भी देखेंगे, जब बाबर काबुल में राज कर रहा होता है, बाबर जब काबुल में राज कर रहा होता है तब राणा संगा ने अपना एक राजदूत बाबर के दरबार में भेजता है, अपना राजदूत बाबर के दरबार में भेजता है। और यहीं पे एक संधि होती है बाबर और राणा संगा के मध्य में, क्योंकि जब राजदूत यहाँ पे उपस्थित होता है तो एक सम्मान के साथ उपस्थित होता है और इस संधि में बाबर के साथ एक संधि समझौता होता है बाबर और राणा संगा के मध्य में। और इसी संधि में यह स्थापित किया जाता है, यह सूचना दिया जाता है कि बाबर को आगरा के तरफ से आक्रमण करना चाहिए, आक्रमण करेगा। इसमें यह भी कहा गया कि काबुल से वह दिल्ली पे जब आक्रमण करेगा, यानी कि बाबर जब काबुल से दिल्ली पर आक्रमण करेगा तब राणा संगा आगरा पर आक्रमण करेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब वह दिल्ली पर आक्रमण करता है तब उस समय राणा संगा आगरा पर आक्रमण नहीं करता। और यही वजह होता है यहाँ पे कि यही वजह होता है कि बाबर संधि समझौता को भंग करने का आरोप राणा संगा पर लगा देता है। यही वजह होता है कि राणा संगा पर संधि भंग करने का आरोप लगाता है, संधि भंग करने का आरोप लगता है। और यह आरोप भी राणा संगा और बाबर के मध्य में एक युद्ध का कारण बन जाता है। यहाँ भी एक और भी चीज़ें हैं, यहाँ पे हम लोग देखेंगे। राणा संगा जो है
राणा संगा। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि राणा संगा भी इब्राहिम लोदी के भाई, इब्राहिम लोदी के जो भाई है जिसका नाम है महमूद लोदी, जिसका नाम है महमूद लोदी, महमूद लोदी। और एक और नाम है जिसका नाम है हसन खां मेवाती, हसन खां मेवाती नाम है। एक और नाम है हसन खां मेवाती नाम है। इन दोनों के साथ राणा संगा साठगांठ कर लेता है। इन दोनों के साथ राणा संगा साठगांठ कर लेता है। और यह जो है, ये जो साठगांठ जो बनाई जाती है वह बाबर के विरोध में बनाई जाती है, वह बाबर के विरोध में बनाई जाती है, जो बाबर के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। इनका मानना है कि जब हम साठगांठ करेंगे तो बाबर की सत्ता को ही उखाड़ के हम फेंक देंगे। यह भी एक कारण बनता है, राणा संगा और बाबर के मध्य में युद्ध का एक कारण बन जाता है। बहुत सारे कारण है, कुछ और भी कारण भी हम लोग देखेंगे। हम लोग देखेंगे कि बाबर जो है बयाना पर अधिकार जमा लेता है, यह भी कारण हो जाता है। यहाँ पे देखिए बाबर बयाना पर अधिकार जमा लेता है। बयाना पर अधिकार जो है अधिकार कर लेता है, जबकि सांगा का मानना है कि यह मेरे अधिकार क्षेत्र में है। बल्कि सांगा का ये मानना है, राणा संगा का यह मानना है कि वह अपने अधीन समझता था या अपने अधीन वाले क्षेत्र में इसको मानता था। लेकिन बाबर ने क्या किया? बाबर ने बयाना पर अधिकार कर लिया, जबकि राणा संगा इसे अपना अधीन समझता था। यह भी एक कारण बन जाता है, बाबर और राणा संगा के मध्य में युद्ध का यह भी एक कारण बन जाता है। तब जाकर के यहाँ पे देखेंगे हम लोग युद्ध की घटना हम लोग देखते हैं। युद्ध की घटना जो फरवरी 1527 में होता है। और यह युद्ध जो है दो लोगों के मध्य में लड़ी जाती है। ये दो लोगों के मध्य में लड़ी जाती है। एक है राणा संगा और दूसरी तरफ है बाबर। यह जो युद्ध है, ये युद्ध जो है इसी को हम लोग खानवा का युद्ध कहते हैं। जैसे देखते हैं कि दोनों सेना जो है राणा संगा का और बाबर का जो सेना है वह कनवाहा के मैदान में उपस्थित होता है। कनवाहा के मैदान में, और ये कनवाहा जो है आगरा के समीप होता है। कनवाहा जो है यह आगरा के समीप होता है। फरवरी 1527 को दोनों सेना जो है कनवाहा के मैदान में मिलते हैं और ये कनवाहा जो है आगरा के समीप होता है। ठीक है, कनवाहा जो है आगरा के समीप होता है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहला अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो प्रारंभ में ये जो बाबर है, बाबर के जो अग्रिम सेना थी उसको राजपूतों ने हरा दिया। यहाँ पे बाबर हारता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि राणा संगा के पास जो एक सेना थी वो बहुत एक शक्तिशाली सेना थी। और यहाँ पे बाबर का जो पहला जो सेना का एक बेड़ा था, जो अग्रिम बेड़ा था, यहाँ पे वो हारता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि कह सकते हैं कि यहाँ पे प्रथम प्रहरी को हरा करके राजपूतों ने जीत दर्ज कर लिया। तब इस बाबर के एक ज्योतिषी ने, जिसका नाम था मोहम्मद शरीफ ने भविष्यवाणी की कि यह युद्ध राजपूतों के द्वारा जीता जाएगा।
मोहम्मद शरीफ ने कहा बाबर को कि यह युद्ध जो है राणा संगा के द्वारा जीता जाएगा, यह उसी के हक में जीत बनता है। और ये भविष्यवाणी किया, क्योंकि यह ज्योतिष था मोहम्मद शरीफ, यह भविष्यवाणी किया और बाबर को ये बात बताई। और बाबर का जो पहली प्रहरी जो सेना थी, जो सबसे अग्रिम यानी कि आगे जो चल रही थी, वह राजपूतों के द्वारा हरा दिया गया था। इससे बाबर बहुत हतोत्साहित हुआ। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इससे जो बाबर है बहुत हतोत्साहित हुआ। बाबर बहुत हतोत्साहित हुआ। यहाँ पे बाबर बहुत हतोत्साहित हुआ। तब उन्होंने पूरे सेना को इकट्ठा करके सेनाओं में ऊर्जा भरने का काम किया, सैनिकों को प्रोत्साहित और उत्साहित करने का काम किया, सेना को उत्साहित करने का काम किया यहाँ पे। और उसी समय जो मुगलों के सेना में रहने वाले सारे सेना के जो लोग थे, शराब का सेवन बहुत ज़्यादा करते थे। उसी समय बाबर के द्वारा यानी कि शराब का जो पात्र था, सारे पात्र को तोड़ दिया गया और शराब को मिट्टी और ज़मीन में बहा दिया गया। इसी जगह बाबर प्रण लेता है कि इसके बाद मैं कभी भी शराब न पीऊँगा, न कभी इसे छू सकता हूँ, न कभी हाथ लगाऊंगा। ये प्रश्न हो सकता है आपसे पूछा जा सके। इसी समय आजीवन मद्यपान नहीं करने का, यहाँ पे देखते हैं, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। आजीवन मद्यपान नहीं करने का प्रण लिया। मद्यपान नहीं करने का प्रण लिया। क्षण भर में चीज़ें बदल जाती हैं। अगर आप ठान ले तो कुछ भी हो सकता है। किसी के सर पे और किसी के हाथों में तकदीर नहीं लिखा होता। लोग तकदीर खुद बनाते हैं, मुकद्दर खुद बनाते हैं। भाग भगवान, पढ़े लिखे लोग अक्सर यही कहते हैं कि भाग भगवान झूठा है और इसी बहाने लूटा है। जो लोग भाग और भगवान पे भरोसा करते हैं, याद रखिएगा, वो बड़े कमज़ोर होते हैं, शोषित होते हैं, पीड़ित होते हैं। लेकिन बाबर यहाँ पे शोषित नहीं है, न पीड़ित है। बाबर बहुत ही शक्तिशाली है, एक योग्य शासक है, वह एक दूरदर्शी है, वह एक कवि है, वह एक लेखक है, वह एक सेनानायक है, वह एक सम्राट है। वो सारी गुण उसमें मौजूद है। वह चीज़ों को बदल सकता है। और वही वजह था, उसने जब ये आजीवन मद्यपान नहीं करने का जब प्रण लिया, जब उसने आजीवन मद्यपान नहीं करने का प्रण लिया, तो सारी चीज़ें बदल गई। और यहीं पे जिसने भविष्यवाणी किया था कि यह युद्ध राजपूतों के द्वारा जीता जाएगा, उस ज्योतिष को कैदखाने में डाल दिया जाता है। उस ज्योतिष को कैदखाने में बाबर के द्वारा डाल दिया जाता है। कैदखाने में बाबर के द्वारा डाल दिया जाता है यहीं पर। इस प्रकार मुगल सेना में एक नई चेतना का उभार होता है। ये बहुत कमाल की बात है। इस प्रकार मुगल सेना में एक नई चेतना का संचार होता है। नई चेतना का संचार होता है। इस समय बाबरनामा में बहुत सारी बातें लिखी गई है। बाबर अपने सेना को जिस तरीके से मोटिवेट करता है, वह मरने और मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसमें वो बताता है कि इस धरती पे सारे लोग जीवित होने के लिए नहीं आए हैं, सबका नाश होना है, लेकिन हमें लोग याद रखेंगे, इसके लिए कुछ काम करना चाहिए। ये ऊर्जा जो है, ये ऊर्जा उन सेनाओं के अंदर एक नई चेतना का संचार जो है वह भर देता है। वह स्फूर्त हो जाते हैं। वह यानी कि कह सकते हैं, वो लड़ने के लिए, मरने और मारने के लिए उतारू हो जाते हैं। यही वजह था,
यही वजह था कि यहाँ पे राणा संगा, अब देखिएगा, यहीं पे राणा संगा बुरी तरह घायल हो जाता है। कनवाहा के मैदान में राणा संगा जो है यह बुरी तरह, यहाँ पे बुरी तरह यह घायल हो जाता है, बुरी तरह घायल हो जाता है और राणा संगा बुरी तरह यहाँ पे पराजित हो जाता है, यहाँ पे बुरी तरह पराजित हो जाता है। इसका मतलब ये था कि बाबर ने इस खानवा के ये जो युद्ध था, ये कनवाहा के जो युद्ध हम लोग देख रहे थे, इसमें राणा संगा जब बुरी तरह पराजित हो जाता है तो इसमें विजय हासिल किसको होता है? बाबर को। और बाबर को विजय हासिल होने के बाद वह इसी जगह गाजी की उपाधि धारण कर लेता है। इसी जगह वह पूछा जाता है सवाल, गाजी की उपाधि जो है, गाजी की उपाधि, यही गाजी की उपाधि बाबर धारण कर लेता है, गाजी की उपाधि। इस तरीके से उत्तर भारत पे जो एक शक्तिशाली शासक जो राज कर रहा होता है, अब वह बुरी तरह परास्त हो चुका है। थोड़ा हम लोग इसके परिणाम के बारे में देखेंगे। परिणाम क्या होता है इसका, है ना। परिणाम देखा जाए तो यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। पानीपत से, यानी कि पानीपत के प्रथम युद्ध से बाबर दिल्ली की गद्दी को हासिल तो कर लेता है, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो खानवा के युद्ध से इस दिल्ली की सत्ता को पूरी तरह पुष्ट कर देता है। अब उसके सामने कोई भी नहीं है जो उसका सामना कर सके। यानी कि खानवा के युद्ध से पूरी तरह यह पुष्टि जो है पुष्टि कर देता है, पूरी तरह पुष्टि कर देता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूरी तरह पुष्टि कर देता है। यानी कि बाबर के जीवन में अब दर भटकने की जरूरत नहीं है। यानी कि बाबर अब निर्वासित वाली जिंदगी अब नहीं जी सकता। सबसे बड़ी बात है, अब दर की ठोकरें जो है अब बाबर के जीवन से क्या हुआ, खत्म हो गया यहाँ पे। और सच में देखा जाए तो यह युद्ध जो है यह सिंहासन प्राप्ति के लिए नहीं था, यह दिल्ली की गद्दी को प्राप्त करने के लिए बाबर के द्वारा यह युद्ध नहीं लड़ा जा रहा था। यह तो युद्ध शक्ति के विस्तार के लिए हो रही थी। यह युद्ध जो है यह युद्ध शक्ति के विस्तार के लिए हो रही थी। यह युद्ध जो है शक्ति के विस्तार के लिए हो रही थी और शत्रुओं के दमन के लिए यह युद्ध हो रहा था। यह खानवा का युद्ध जो है यह शत्रुओं के दमन के लिए हो रहा था, शत्रुओं के दमन के लिए हो रहा था। यह युद्ध की बात किया जाए तो राज्य में व्यवस्था लाने के लिए यह युद्ध लड़ा गया था। यह राज्य में व्यवस्था लाने के लिए यह खानवा का युद्ध लड़ा गया था। यह खानवा का युद्ध सिंहासन को प्राप्त करने के लिए नहीं हो रही थी। यह युद्ध जो है यह सिंहासन प्राप्त करने के लिए नहीं हो रही थी। और इसी समय आगे भी बढ़ लेते हैं हम लोग। इसी समय देखेंगे जो राजपूतों की शक्ति और वैभव जो राजस्थान में और राणा संगा ने जो स्थापित किया था, यहाँ तक आते आते सब समाप्त हो जाता है, सब खत्म हो जाता है। यहाँ राजपूतों की जो शक्ति थी, जो वैभव था, जो शक्ति थी, जो वैभव था, वो वैभव यहाँ पे आते आते पूरी तरह समाप्त हो जाता है यहाँ पे। यानी कि राजपूतों का जो हिंदू राज्य स्थापित करने का जो ख्वाब, जो सपना था, वो सारे सपना चकनाचूर हो जाते हैं, टूट जाते हैं। यहाँ पे हिंदू सत्ता स्थापित करने का जो चाह रखने वाला जो एक राजपूत सेना थी, उन सेनाओं की जो इच्छा थी, यहीं पे सब टूट जाता है। सब क्या होता है, टूट जाता है यहाँ पे। यानी कि राजपूत
हिंदू सत्ता स्थापित करने की संभावना जो है, यह संभावना समाप्त हो जाती है। यह संभावना समाप्त हो जाती है यहाँ पे, इसका परिणाम है। आगे हम लोग देखेंगे, अगला जो युद्ध होता है वह चंदेरी का युद्ध होता है। अगला हम लोग यहाँ पे देखेंगे वो हो जाएगा चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध होता है, और चंदेरी का युद्ध 20 जनवरी 1528 को होता है। चंदेरी का युद्ध जो है वह 20 जनवरी 1528 को होता है। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पूछा जा सकता है। बाबर के जो 4 युद्ध है, 4 युद्ध जो है बाबर का, उसको याद रखना जरूरी है। 20 जनवरी 1528 को होता है, और यह चंदेरी का युद्ध 2 लोगों के मध्य में लड़ा जाता है। एक है मेदिनी राव, एक है मेदिनी राव, मेदिनी राव है, और दूसरे तरफ हो जाते हैं बाबर, दूसरे तरफ बाबर हो जाता है। चंदेरी का युद्ध 2 लोगों के मध्य में लड़ा जाता है, एक है मेदिनी राव और दूसरा है बाबर। मेदिनी राव के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। यह कुछ सेना के साथ, यह कुछ सेना और सरदारों के साथ अपने महलों में ही बंद कर लेता, अपने किलों को ही क्या कर लेता है, स्वयं उस दुर्ग में अपने आप को स्वयं को बंद कर लेता है, स्वयं को बंद कर लेता है यहीं पे। लेकिन बाबर की सेना इस मेदिनी राय को चारों तरफ से घेर ली होती है। विवश होकर के मेदिनी राय को अपने बच्चों की हत्या करना पड़ता है। अपने पत्नियों की हत्या करने के बाद ये लड़ाई लड़ते हैं, और अंततः ये बुरी तरह हारने के बाद ये सारे लोग मारे जाते हैं। ये सारे लोग जो हैं ये मारे जाते हैं, और इस तरीके से चंदेरी का युद्ध जो है यह बाबर जीत लेता है। चंदेरी का युद्ध जो है यह बाबर क्या करता है, जीत लेता है। यहाँ पे आगे का हम लोग युद्ध देखेंगे जिसको हम लोग घाघरा का युद्ध कहते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। यह युद्ध जो है घाघरा का युद्ध, यह अंतिम युद्ध था बाबर का। यह युद्ध जो है अंतिम युद्ध था बाबर का, और यह युद्ध 1529 में लड़ता है बाबर। 1529 में घाघरा का युद्ध जो है 1529 में बाबर के द्वारा लड़ा जाता है। और यहाँ पे देखेंगे हम लोग, यह भी युद्ध 2 लोगों के मध्य में होती है। यह युद्ध भी 2 लोगों के मध्य में होती है। एक है यहाँ पे जिसका नाम है महमूद लोदी, महमूद लोदी नाम है, महमूद लोदी है, और दूसरा नाम है बाबर का। बाबर के मध्य में यह युद्ध लड़ा जाता है। यही महमूद लोदी जो इब्राहिम का भाई है, इब्राहिम लोदी का क्या है, यह भाई हो जाता है, जिसने बिहार और अवध पर अधिकार कर लिया था। जिसने बिहार और अवध पर अधिकार कर लिया था, और इसी ने ये कसम खाई कि हम इस मुगलों को भारत से हमेशा के लिए उखाड़ के फेंक देंगे। किसने? महमूद लोदी ने। और महमूद लोदी ने बाबर से लड़ने के लिए बंगाल के शासक नुसरत शाह से मदद लिया। नुसरत पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। नुसरत शाह से मदद लिया, जो बंगाल का शासक था, यहाँ पे। लेकिन जब बाबर का आक्रमण होता है, जब बाबर इन दोनों से लड़ने आता है, तो चुटकियों में दोनों को ख़त्म कर देता है, और इस तरह से नुसरत शाह को भाग करके बंगाल जाना पड़ता है। नुसरत शाह को भाग करके बंगाल जाना पड़ता है, और बाद में अटैक भी करता है बंगाल पे, और नुसरत शाह से वो संधि भी कर लेता है बाबर नुसरत शाह से संधि कर लेता है, और महमूद लोदी को बुरी तरह परास्त कर देता है, हरा देता है, ख़त्म कर देता है। यहाँ पे बुरी तरह इसको हरा देता है। यानी कि नुसरत शाह से जब ये संधि होती है, तो यह संधि मैत्रीपूर्ण संधि हो जाती है, यहाँ पे। और अफगानों की शक्ति जो यहाँ पे अफगानों के द्वारा जो लड़ा जाता है, यह अंतिम रूप से हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। यहाँ पे
जो अफ़गानों की शक्ति है वह अफ़गानों की शक्ति समाप्त कर दिया जाता है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे अब, यानी कि 1526, 27, 28, 29 अंतिम युद्ध लड़ने के बाद बाबर आगरा में ही कुछ समय बिताता है। वह कुछ समय आगरा में बिताता है और जो टाइम उसको बहुत कम टाइम मिलता है उसी टाइम में वह साम्राज्य को अस्थायित्व प्रदान करने के लिए काम करता है। इसी बीच उसके पुत्र की बीमारी लग जाती है। इसी बीच यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले ये देखते हैं हम लोग बाबर को, यानी कि इसी बीच हम कह सकते हैं कि हुमायूं जो है, हुमायूं यह बुरी तरह बीमार पड़ जाता है, बुरी तरह बीमार पड़ जाता है। और ऐसा लगता है कि अब हुमायूं की मृत्यु जो है वह निश्चित है। अब लगता है कि इसकी मृत्यु जो है वह निश्चित है। हर बाप अपने पुत्र से बहुत प्रेम करता है, बेपनाह मोहब्बत करता है और इसके प्राण रक्षा के लिए कहा जाता है, इसके प्राण रक्षा के लिए वह ईश्वर से प्रार्थना करता है, क्योंकि बाबर मात्र 4 वर्ष ही यहाँ पे रह पाता है, 1526 से लेकर के 1530 तक। जब हुमायूं को लगता है, बाबर को लगता है कि हुमायूं मृत्यु के शैया पे है, तब वह ईश्वर से प्रार्थना करता है। कौन? बाबर प्रार्थना करता है। बाबर प्रार्थना करता है ईश्वर से और हुमायूं के चारपाइयों के चारों तरफ घूमने के बाद कहता है यहाँ पे, हे ईश्वर, हुमायूं की बीमारी हमें लग जाए। बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ वह अपने पुत्र के चारों तरफ, चौपाइयों के चारों तरफ घूमने के बाद वह कहता है कि हे ईश्वर, मेरे पुत्र की बीमारी मुझे लग जाए। और संयोग भी देखिए, उसी समय से बीमार या बाबर जो है वह बीमार पड़ जाता है उसी समय से। और हुमायूं जो है, हुमायूं की बीमारी ठीक होने लगती है। हुमायूं की बीमारी यहाँ पे ठीक होने लगती है। यहाँ पे इसी दिन से जब वह ईश्वर से प्रार्थना करता है, वह ईश्वर से जब प्रार्थना करता है तो कहता है कि यह बीमारी हे ईश्वर, यह बीमारी मुझे लग जाए, तब वहीं से बाबर बीमार पड़ जाता है और हुमायूं की तबीयत जो है वह ठीक होने लगती है। और इस तरीके से 26 दिसंबर 1530 को इस महान विजेता की मृत्यु हो जाती है। 26 दिसंबर 1530 को इस महान विजेता की मृत्यु हो जाती है। बाबर का शव जो है वह काबुल में दफना दिया जाता है। बाबर का शव जो है वह काबुल में दफना दिया जाता है। काबुल में दफना दिया जाता है। तो ये हम लोगों ने बाबर का भारत में आक्रमण के कारण, बाबर के आक्रमण के पूर्व की जो परिस्थितियाँ, उसको हम लोगों ने पढ़ा। हम लोगों ने बाबर का 4 युद्ध भी देखा, जो प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। बाबर ने कितनी सहनशीलता के साथ, कितना धैर्य के साथ, कितना कुशलता का परिचय दिया और उसने मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की। मात्र 4 वर्ष ही रहा और 4 वर्षों के बाद वह मृत्यु को प्राप्त कर लिया। उसका एक ग्रंथ है जहाँ से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, आइए उस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। बाबरनामा कहिए या तुजुके बाबरी कहिए, बात लिखी है तुजुके बाबरी, या कहें तो बाबर के संस्करण, ये सारी बातें एक ही है। बाबरनामा का रचना बाबर ने किया था। पूछा जाता है अक्सर, बाबरनामा का रचना जो है यह बाबर ने किया था और यह तुर्की भाषा में की थी। जो बार बार पूछा जाता है कि बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई थी, तो यह तुर्की भाषा में लिखा गया था, तुर्की भाषा में। और एक बहुत इम्पोर्टेंट हम यहाँ पे बताएंगे आपको, इसमें 1590 ईस्वी में इस बाबरनामा का फ़ारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खान्ना ने किया था। इसका
फ़ारसी में अनुवाद जो है, फ़ारसी में अनुवाद किया गया था। अनुवाद जो है अब्दुल रहीम खान के द्वारा किया गया। अब्दुल रहीम खान के द्वारा किया गया। खान जो बार बार पूछा जाता है कि बाबरनामा का फ़ारसी में अनुवाद किसने किया, फ़ारसी में अनुवाद किसने किया, और यह 1590 में हुआ अब्दुल रहीम खान के द्वारा। इतना ही नहीं, फ़ारसी में ही नहीं बल्कि यूरोपीय भाषाओं में भी इसका कई लेखकों के द्वारा इसका अनुवाद किया गया। बाबरनामा में बाबर ने बहुत सारी बातें कही, जैसे में हम लोग अगर यहाँ पे देखेंगे तो आगे बढ़ते हैं। इस बाबरनामा में बाबर ने बहुत सारी बातें की, जैसे प्राकृतिक दृश्य का वर्णन किया। बाबरनामा में बाबर ने प्राकृतिक दृश्य का वर्णन किया। उसके बाद इसने पशु और पक्षियों का वर्णन भी किया। यहाँ पे पशु पक्षियों का वर्णन किया। और यहाँ पे देखिएगा तो रहन सहन का भी वर्णन किया। और यहाँ पे व्यवसाय का भी वर्णन करता है। और यहाँ पे मनोरंजन के साधन का भी जिक्र करता है बाबर ने। यहाँ पे रहन सहन का भी जिक्र करता है। यहाँ पे व्यवसाय का तो जिक्र होता ही होता है, मनोरंजन के साधन के बारे में भी जिक्र करता है बाबरनामा में। इतना ही नहीं, यहाँ पे देखिएगा बाबर का जो चरित्र है और जो विचार है यह भी यहाँ से स्पष्ट होता है। बाबर का चरित्र और यहाँ पे विचार जो है यह भी यहाँ से स्पष्ट हो जाता है। बाबरनामा में भारत की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति के बारे में भी वर्णन किया गया है। भारत के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति के बारे में भी वर्णन किया गया है यहाँ पर। और एक और भी बात है, मध्य एशिया के बारे में भी जिक्र किया गया है, इसका वर्णन किया गया है, बाबर के द्वारा किया गया। तो हम लोग यहाँ पे बाबर के संदर्भ में हम लोगों ने आज जो टॉपिक पढ़ा यहाँ पे आते आते मतलब समाप्त हो जाता है। इसके बाद हम लोग अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे वह हमारा हुमायूं हो जाएगा। हुमायूं हो जाता है। तो हम लोग अगले वीडियो मिलते हैं हुमायूं के साथ। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।